ओके, तो भाई डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या सीन है कि भाई साहब द डच एस्टैब्लिश द फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। नहीं भाई साहब, बात नहीं बनी। अल्फोंसो द अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। यस, एकदम सही भाई साहब, एकदम सही है। The English East India Company established factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. Very very important यार, विजयनगर एम्पायर आगे बताता हूँ भाई साहब, जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे मेडिवल इंडिया के बारे में तब बताऊंगा विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपके पास 2 एंड 3 आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई साहब होता क्या है कि जब जहांगीर इनको क्या देता है, जहांगीर बोलता है कि भाई साहब ठीक है आप लोग अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को आफ्टर बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली कब हुई थी? 1712 में आपकी बैटल ऑफ सवाली हो चुकी थी। राइट, ओके। अब उसके बाद होता क्या है, ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं आगरा, अहमदाबाद एंड कहां पे करते हैं? ब्रॉच में करते हैं। इनकी ये 3 फैक्ट्रीज होती हैं इन द मिड 17th to 18th सेंचुरी के बीच में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका मतलब इसका आंसर ओनली ऑप्शन नंबर ए, ब्रोच आ जाएगा भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई साहब बताओ, ऑरेंज किसको बोलते हैं, पेनान किसको बोलते हैं? ये आपको भाई साहब बोल दूं इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्टली मैच की गई है? ओके, तो भाई साहब ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा चीजों को। बनिया किसको बोलते थे? इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एकदम सही। मिरासीदर किसको बोलते थे? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? 2 एंड 3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। राइट, ये चीजें थोड़ी सी फैक्चुअल चल रही है अभी। राइट, तो आपको ये चीजों को पता होना चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं 4th क्वेश्चन के बारे में। इन द 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। भाई साहब आपको एक चीज बोलूं कि हुआ क्या था कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था ना वो सारे सारे रियून हो चुका था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स से कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल लेके वहां पे बना रहे थे, अपनी चीजें बना रहे थे और वहां का रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स हमारे इंडिया के अंदर लेके आ रहे थे। तो भाई साहब एट द टाइम पे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो एकदम पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं द स्टेपल कमोडिटीज टू एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल वर विच आर द फॉलोइंग आइटम्स। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? 5th का आंसर क्या रहेगा? ओके, तो भाई साहब जो स्टेपल कमोडिटीज थी एट अ टाइम एक्सपोर्ट कौन कौन चीजें हो रही थी? कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेट्रे एंड ओपियम हमारे पास क्या हो रहा था? यहां पर चीजें हो रही थी। ओके, लेट्स गो हेड ऑफ द 6th क्वेश्चन। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द। इसमें से क्या आएगा? इकोनॉमिकली जो रिजल्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे इंडिया के ऊपर 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। नहीं भाई साहब, इंडियन हैंडीक्राफ्ट मटेरियल तो खत्म हो गया था, वो बस रॉ मटेरियल को लेके जा रहे थे। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ऑन फैक्ट्रीज। भाई साहब इंडिया में कोई फैक्ट्री थी नहीं, कोई इंडिया में फैक्ट्री नहीं थी एट टाइम पे। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एकदम सही। क्यों? वो लोग क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे भाई साहब आप कैश क्रॉप्स को डेवलप करो। फॉर एग्जांपल इंडिगो, इंडिगो में क्या मिलता था? हमें ब्लू टाइप मिलता था जो हमारी जीन्स के ऊपर आता है कलर। राइट, उसके बाद क्या रैपिड इंक्रीज अर्बन? नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7th के ऊपर। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? असेसमेंट कर रहे थे लैंड रेवेन्यूज की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। क्या ये सही है या ये गलत है? बताओ भाई साहब। ये एकदम गलत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सॉइल कैसी है और इंडिया की क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स कैसी है। वो क्या करते हैं? वो बस एक लैंड का बताते कि भाई साहब कि हमें इतना पैसा चाहिए इस लैंड से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। राइट, उनको बस पैसों से मतलब था, उनको इंडियन से मतलब था ही नहीं। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। अरे नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ तो। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। देखो भाई साहब अब हुआ क्या था? नंबर 3 में क्या सीन था कि इंट्रोडक्शन किन किन चीजों की हुई थी? जो पुर्तगीज थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किस किस चीजों को किया था? टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था,
उसके साथ स्वीट पोटैटोज, रेड चिलीज, पाइन एप्पल्स, पपायाज एंड कैश्यू नट्स को उन्होंने किया था। बट किसने किया था? पुर्तगीज ने किया था भाई साहब, ना कि इंग्लिशर्स ने। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? नन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? भाई साहब कौन मुगल, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई साहब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कहां पर किया था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। अरे भाई साहब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यार, देखो सीन बैठा क्या था। ओके, अब होता क्या है कि विलियम हॉकिंग्स, क्या नाम है? विलियम हॉकिंग्स आते हैं दरबार में 1608 में, राइट। अब 1608 में जब विलियम हॉकिंग्स उसके दरबार में आते हैं तो होता क्या है एट ए टाइम पे? जहांगीर, एट ए टाइम पे कौन होता है? जहांगीर उनका स्वागत कर रहा होता है। एट ए टाइम जहांगीर मुगल एम्परर होता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द 9th क्वेश्चन, अब भाई साहब 9th में क्या दे रखा है कि इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री? भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट टाइम जब 1612 में, फिर से देखो भाई साहब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो 1612 में आपकी एक बैटल होती है जिसका नाम क्या होता है? बैटल ऑफ स्वैली। बैटल ऑफ स्वैली में जब हमारे पास क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है वर्सेस पुर्तगीज से, पुर्तगीज की फ्लीट से। तो क्या होता है? तो हमारे पास यहां पर उनको फर्स्ट टाइम वो अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं, कहां पर? सूरत में, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, द डच डिफीट द पुर्तगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न काची। अरे भाई साहब ऑलरेडी डिस्कस बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई साहब जो हमारे पास फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम को कौन एस्टेब्लिश करता है? वो एस्टेब्लिश करता है हमारे पास, कौन करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी इसको एस्टेब्लिश हमारे पास क्या करती है? कर देती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि करेक्ट बताना है स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। एकदम ओए, अरे इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? अरे भाई साहब मीर कासिम ने किया था, साफ है। जब हमारे पास क्या था? बैटल ऑफ बक्सर था। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? जो क्या सीन था? मीर कासिम का सीन बैठा था बढ़िया तरीके से। होता क्या, देखो भाई साहब, जो हमारे पास मीर कासिम होता है, मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम ही होता है जो डिफीट करता है, सॉरी मीर कासिम ही होता है जो क्या करता है? अपने शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। और इसी के इसके बाद क्या होती है हमारे पास? बैटल ऑफ बक्सर, राइट। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाए। अगला बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका आंसर बताओ भाई साहब। ओके, अब मैं आप लोग को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं इस बैटल के बारे में। ओके, आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब जो हमारे पास बैटल ऑफ अंबूर थी, क्या नाम बोल रहा हूं मैं फिर से? बैटल ऑफ अंबूर। ये हमारे पास कब होती है? ये हमारे पास होती है 1746 में। अब बैटल ऑफ अंबूर किस किन के बीच में होती है? बैटल ऑफ अंबूर होती है हमारे पास फॉट बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द मराठा एम्पायर के बीच में, राइट। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। अरे भाई साहब ये तो सबकी फेवरेट बैटल है। बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757, सबको पता होगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है बैटल ऑफ वेंडीवॉश। बैटल ऑफ वेंडीवॉश इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? इज द रिजल्ट ऑफ कार्नेटिक वॉर। इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर में हमारे पास क्या होती है? बैटल ऑफ वेंडीवॉश होती है, राइट। और ये कब होती है? हमारे पास होती है 1760 में। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बैटल ऑफ बक्सर। अरे भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर का सबको पता है। बैटल ऑफ बक्सर कब होती है? बैटल ऑफ बक्सर हुई थी हमारे पास 1764 में, राइट। ओके, इसके हिसाब से चलते हैं तो भाई साहब सबसे पहले बैटल ऑफ अंबूर हुई थी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, उसके बैटल ऑफ वेंडीवॉश एंड बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो भाई साहब कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ओके, अनदर क्वेश्चन। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी। बताओ भाई क्या है?
भाई साहब देखो, अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, सबसे डिसीजिव वॉर होती है मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बट ये इस बैटल में किसको कर देता है भाई साहब, इस बैटल में वो किसको डिफीट करता है, इब्राहिम लोदी को कभी भी नहीं करता भाई साहब। इब्राहिम लोदी का अलग सीन है, इसमें वो क्या करता है, इब्राहिम गादरी को करता है। अगर लोदी की जगह गादरी होता तो भाई साहब आपका आंसर एकदम सही हो जाता, बट ये आंसर क्या हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा। आगे क्या था, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। भाई साहब टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अरे भाई साहब अगर टीपू सुल्तान तीसरी मैसूर वॉर में मर जाता तो चौथी मैसूर वॉर कौन लड़ता, पता ही नहीं कौन लड़ता फिर चौथी मैसूर वॉर। तो भाई साहब इसका मतलब इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो मीर जफर है, मीर जफर एंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश विद द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एंड बैटल ऑफ प्लासी। यस 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 यस। क्यों भाई साहब, जब हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी होती है, इन द बैटल ऑफ प्लासी में क्या सीन बैठता है हमारे पास, बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर जफर होता है वो क्या करता है, वो धोखा देता है। किसको धोखा देता है, वो धोखा देता है सिराजुद्दौला को। तो भाई साहब इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 ओनली आ जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताओ भाई। अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज फार्मिंग इन बंगाल। अरे नहीं भाई साहब, अली मर्दान खान ने कहा कर दिया, ये तो सिराजुद्दौला ने किया था। ऑप्शन नंबर याद रहेगा। 15th इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश द अर्लीस्ट फैक्ट्री। फ्रेंच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे एस्टैब्लिश की थी, सूरत में तो कभी नहीं की थी भाई साहब, कासिम बाजार में बाद में की थी। सबसे पहले उन्होंने कहां, मसूलीपट्टनम, सबसे पहले कहां पे, फ्रेंच ने। ओके इसका आंसर पुलिकट आ रहेगा। सबसे पहले फ्रेंच अपनी स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री को, कहां पर करते हैं, मसूलीपट्टनम में, राइट। उसके बाद कहां पे करते हैं डिस्कस, पुलिकट में। आगे बढ़ते हैं। 16th एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। अरे भाई साहब अगर उन्होंने गोवा को 1499 में कैप्चर किया था या नहीं किया था, बस इसका जवाब बताओ भाई। भाई साहब उन्होंने जो गोवा था उन्होंने 1499 में नहीं बल्कि 1510 में कैप्चर किया था गोवा, जो कि बीजापुर सल्तनत का था। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके इसमें क्या सीन है भाई साहब, इनमें आपको डेट लाइंस बताना चाहिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी, राइट, बट आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1785 से लेके 46 के बीच में होती है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बट आप लोगों को पता ना चाहिए भाई साहब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी, ये हमारे पास 1767 में नहीं बल्कि 1777 में शुरू हुई थी, राइट। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो उन्होंने बोल रखा है वो कब हुई थी, वो हमारे पास 1790 से लेके 1792 में हुई थी, राइट। तो इसका मतलब ये भी, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही है, राइट। अगला बढ़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वॉर। भाई साहब बुर्मीज वॉर किन किन के बीच में थी, बुर्मीज वॉर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा असम एरिया को जीत लिया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसका मतलब हमारे पास BCD स्टेटमेंट सही है, इसके BCD मतलब 2, 3 एंड 4। अरे स्टेटमेंट ही नहीं है। ओ सॉरी, इसमें सेकंड एंग्लो मैं सिख वॉर पूछा, मैं फर्स्ट सिख वॉर के बारे में चला गया था। सेकंड सिख वॉर हमारी कब होती है, फर्स्ट सिख वॉर जो सेकंड सिख वॉर हमारी होती है वो हमारी होती है भाई साहब 1848 में, नॉट इन 45, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ रहेगा, बी एंड सी आ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई साहब, डायरेक्टली 2 एंड 3। आगे बढ़ते। विद वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद विच वन, कॉन्टेक्ट with after the grant of Diwani in the year 1765. This is a conceptual again, आप लोगों को ये चीज रटनी पड़ेगी। This is a fully conceptual। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका खासी आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? बताओ भाई। भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा, टीपू सुल्तान इसका आंसर आएगा। हमारे पास जो हमारी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो इसी पे होती है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान होता है वो अपने फॉरेन जो एम्बेसीज होती है उनके साथ गुड रिलेशन शुरू कर देता है बनाने, फ्रेंच के साथ, नेपोलियन के साथ। इसी वजह से हमारे पास फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। ओके अगले पढ़ेंगे।
आगे वास्को डी गामा तो भाई साहब हमारे पास किसका था, पुर्तगीज का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में जाके करते हैं, राइट। तस्मान किसका था, हॉलैंड का था। एंड कैप्टन कुक किसका था, ग्रेट ब्रिटेन का था। तो ए का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, विच वन द फॉलोइंग कोड्स आर द करेक्टली आंसर्ड। ओके बताओ भाई इनके बारे में। अरे भाई साहब अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि 1775 में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, उसके बाद हमारे पास सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होती है, 1718 में होती है, राइट। ए का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अगर हमारे पास ए का थर्ड आ जाएगा तो भाई साहब ये दोनों दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, राइट। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं 1824 में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब होती है, 1838 में होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was the first European to initiate the policy of taking part in quarrels with the Indian princes? अरे भाई साहब को पहले बता दूं कि भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा, डुप्लेक्स आ जाएगा। डुप्लेक्स जो था वो पहला बंदा था फ्रेंच का जिसने क्या किया था, इंडिया में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था इंडियन टेरिटरी में। हुगली वॉज यूज बाय द बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। अरे भाई साहब पायरेसी कौन करते थे, पुर्तगीज करते थे पायरेसीज। अब इसकी कंसेप्ट के बारे में हल्का सा समझना। ओके, अब होता क्या है, हुगली का कंसेप्ट क्या बोलता है पायरेसी का, कि भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो पायरेसीज करते थे, प्लस और क्या वो लोग करते थे, पायरेसी के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, वो लोग यहाँ पे स्लेव, ब्रूटल स्लेव करते थे। क्या करते थे, ब्रूटल स्लेव करते थे। और इसी वजह से जो हमारे पास कौन था, जो हमारे पास रूलर होता है अगला शाहजहां होता है, वो अपनी इनकी ब्रिटल स्लेव को खत्म करता है एंड पायरेसी को खत्म करने की कोशिश करता है। तो भाई साहब इनका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। हुगली के ऊपर पायरेसीज कौन करते थे, पुर्तगीज करते थे। एंड पुर्तगीज ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फैक्ट्री कहां पे बनाई थी, हुगली रिवर के ऊपर बनाई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओके, बैटल ऑफ बक्सर किनके बीच में होती है, मीर जफर एंड क्लाइव। अरे नहीं भाई साहब, इसका तो मीर काजिम था। बैटल ऑफ वेंडी वॉश बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, एकदम सही, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ स्टॉक जॉइंट कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, कौन थे भाई साहब बताओ। इसका आंसर क्या, डच थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को लेके आए थे ट्रेड करने के लिए। ओके, अगला क्या आएगा, आंसर देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ भाई साहब। ओके, अब भाई साहब आपको पता होगा बैटल ऑफ बेडरा के बारे में। बैटल ऑफ बेडरा कब होती है, जो हमारी बैटल ऑफ बेडरा थी वो होती है 1759 के बीच में, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ मुडकी, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ मुडकी के बीच में। बैटल ऑफ मुडकी कब होती है, जब हमारे पास फर्स्ट एंग्लो क्या होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है, राइट। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब होती है तब हमारे पास मुडकी ये एरिया होता है, राइट। तो कब ये एरिया में कंफ्लिक्ट होता है, 1845 में, राइट। ओके, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो कब होती है, जब हमारे पास सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ती है। एंड दस बैटल ऑफ पोर्ट नोवो में क्या होता है, जो हमारे पास ईडी कूट होते हैं, जो हमारे पास आईडी कूट होते हैं, वो क्या करते हैं, हरा देते हैं किसको, हैदर अली को। तो ये कब होता है, ये 1781 में होती है, राइट। तो इसके अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझे तो भाई साहब सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, बैटल ऑफ बेडरा, बेडरा के पास नोवो एंड देन मुडकी, सॉरी बैटल ऑफ मुडकी क्या रहेगा सबसे पहले। ओके, तो इसका मतलब 4, इसका क्या बनेगा, 4 बनेगा पहले, फिर उसके बाद 2 बन जाएगा, उसके बाद इसका सॉरी 1 बनेगा, देन 4, देन 2, 4 1 2 4 2 1 सॉरी 4 2 1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते। रणजीत सिंह सेटअप इज अदालत आई अला, भाई साहब इसने कहाँ पे किया था, इसने किया था लाहौर में, पता होना चाहिए। इन इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो सेटअप इन विच वन द फॉलोइंग प्लेसेस। भाई साहब इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मद्रास में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था। अगला क्या है, विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले। अरे भाई साहब ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले कब होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले होती है बिटवीन द दो रूलर्स के बीच में होती है। ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले, जो हमारे पास पहले रूलर होते हैं वो कौन होते हैं,
सॉरी, ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले हमारे पास होती है, कर्नेटिक वॉर होती है, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन द एक्स्ट्रा चापले के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर वाज एंडेड। यस, सही है। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, यस, दोनों सही। अगला, वी एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर इन 1755। किसने किया था भाई साहब? हैदर अली। अगला, which of the following is correctly answer using the code given below? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी? देखो भाई साहब, इनके एरियाज आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ट्रीटी ऑफ सालबाई में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंडर होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, राइट। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, देन मैंगलोर एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी वो कब होती है, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पीरियड में होती है। तो ए का क्या रहेगा, ए का 4 आ रहेगा। ए का 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कट जाएगा एंड ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। ओके, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमारी होती है 1784 में, सही है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई कब होती है? जब हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हमारे पास फाइनली 4 ट्रीटीज होती हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वाड़ागांव एंड देन ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई हमारे पास जो क्या होती है, फाइनल ट्रीटी होती है। तो भाई साहब, ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या रहेगा, 1781 में ही होती है। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास कब होती है? 1769 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? भाई साहब, ऑल ऑफ द अबव, सभी में आपको पता होना चाहिए। 33, who remarked about the East India Company? The company is an anomaly but is a part of a system where everything is an anomaly. भाई साहब, ये बात हमें बोलती है मैकॉले। अब मैकॉले को देखे कुछ याद आया? भाई मैकॉले फर्स्ट पर्सन थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर क्या थे, एज अ इलेक्टिव मेंबर आए थे कि भाई साहब जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, किसके बीच में पार्टिसिपेट करेंगे कि भाई साहब ठीक हम डिसीजन लेंगे बट हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में क्या होता है भाई साहब? ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। नहीं भाई, ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड कर्नेटिक वॉर में क्या होता है? एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस और ब्रिटिशर्स लॉस। थर्ड कर्नेटिक वॉर में क्या होता है? ब्रिटिशर्स जीतते हैं, ना कि ब्रिटिशर्स हारते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक ट्रीटी होती है, इसका नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकेंड कर्नेटिक वॉर, सेकेंड कर्नेटिक वॉर में क्या होता है? ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। सॉरी, बात करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट का क्या रहेगा? 4 आ जाएगा। अगर 1 का 4 है तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सेकंड कर्नेटिक वॉर में क्या हुआ था कि भाई साहब हमारे पास इनकंक्लूसिव डिसीजन था, पता नहीं था कौन जीते कौन नहीं हारा। बट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान जीते थे एंड ब्रिटिशर्स लूज किए थे। ओके, आगे बढ़ते 35। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली वॉज डिफीटेड। अरे भाई साहब क्या बता रहे हैं? इज करेक्टली मैच्ड। ओके, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता? हैदर अली वॉज डिफीटेड वॉर। हैदर अली हार गए थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर नहीं भाई, हैदर अली जीते थे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स। नहीं भाई, कंक्लूजन नहीं निकला था एट दैट टाइम पे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या सीन हुआ था? टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। ओके, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ द बैटल। यस, टीपू सुल्तान मारे गए थे इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following statement is correct about the Dalip Singh, the ex Maharaja of Punjab? He died in the Paris। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ दलीप सिंह के बारे में कि जब हमारे पास क्या होता है, दलीप सिंह को वो लेके कहाँ जाते हैं? वो पेरिस में लेके ब्रिटिशर्स अपने पास लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ब्रिटिशर्स को दलीप सिंह को लेके जाते हैं तो दलीप सिंह वहां पे जाके शादी कर लेते हैं क्रिश्चियन वुमेन से और उनके 8 बच्चे होते हैं। एंड भाई साहब वो क्या कर देते हैं, वो उनकी मृत्यु लास्ट में पेरिस में आके हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं भाई साहब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। अरे यार, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। आप लोगों को मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ कि देखो भाई साहब हुआ क्या था कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फारूक शाह 1712 से लेकर 1719 तक। अब 1717 में क्या हुआ था? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को क्या कर दिया था? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कर दिया था? डिक्लेयर इंडिपेंडेंट।
राइट। 1722 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बुरहानुल मुल्क अवध वाज इंडिपेंडेंट एंड इन 1724 अंडर द लीडरशिप ऑफ निजामुल मुल्क हैदराबाद गॉट इंडिपेंडेंट। राइट। तो भाई साहब लास्ट टाइम उन्होंने कब अपॉइंट किया था, इसका आंसर क्या रहेगा भाई साहब, मुर्शिद कुली खान को तो अपॉइंट किया था, अब उसके बाद उसने इंडिपेंडेंट बना दिया एंड उसके बाद क्या होगा, चीजें डिफर होनी शुरू होगी। ओके। बेगम समरू कंस्ट्रक्ट मोस्ट एमिनेंट चर्चेस। भाई साहब ये आपको चीज थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। कलर चेंज, ओके कलर चेंज कर देते हैं भाई साहब, लो जी। ओके आगे बढ़ते। विच वन द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। मेरी एक बात याद रखना सारे, देखो भाई साहब हुआ क्या था एग्जैक्टली कि भाई साहब हुआ क्या था कि इन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड अराउंड 1600 में फॉर्म हो गई थी, बट वो 1608 में आती है। 1600 में जब वो फॉर्म हो गई थी, वो तब एट द टाइम पे कौन था, एट द टाइम पे हमारा राजा था अकबर। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है, एट द टाइम पे हमारा कौन रूलर होता है, जहांगीर। भाई साहब किसी में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में, किसके बारे में, और कोई नहीं भाई साहब, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने क्या किया था, इनके दरबार में आते हैं एट वर्ड 1708 के अराउंड इनके दरबार में आते हैं, एट सॉरी 1608 में इनके दरबार में आते हैं और इनको कुछ भी नहीं मिलता। राइट। बट होता क्या है, आफ्टर बैटल ऑफ स्वेली, आफ्टर बैटल ऑफ स्वेली, यहां पर मैं वो चीज एक लिख रहा हूं। राइट। आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए कि बैटल ऑफ स्वेली, बैटल ऑफ स्वेली में क्या हुआ था कि जो हमारे कौन थे, पुर्तगीज थे, जो हमारे पास पुर्तगीज थे वो डिफीट हो गए थे, किससे, कैप्टन बेस्ट से, जो एट दैट टाइम पे क्या था, मेन बंदा था किनका, डिफीट बाय कैप्टन बेस्ट। इंग्लिशर से पुर्तगीज हार गए थे। तो इन द बैटल ऑफ स्वेली कब हुई थी, 1712 में हुई थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको अपना 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहां पर, सूरत में। ये लोग अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि भाई साहब देखो, जो हमारे लेटर मुगल से औरंगजेब की डेथ कब होती है, 1707 में हमारे औरंगजेब क्या कर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। अब भाई साहब होता क्या है कि बहादुर शाह वन, उसके बाद इनका जो बड़ा बेटा होता है बहादुर शाह वन, वो अपनी गद्दी को क्या करता है, संभालता है। बहादुर शाह वन का टाइम पीरियड क्या था, बहादुर शाह वन का टाइम पीरियड वाज रफली अराउंड 1708 टू 1712। राइट। उसके बाद हमारे पास जहांगीर शाह बैठते हैं, जहांगीर शाह गद्दी में कौन से बैठते हैं, 1712 से लेकर 1713 तक। उसके बाद फारूक शाह बैठते हैं भाई साहब, फारूक शाह 1713 से लेके ये कहां तक बैठते हैं, 1719 तक। राइट। ये कौन बैठते हैं फारूक शाह। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है वो 1720 टू 1748 तक। अहमद शाह बहादुर फ्रॉम 1748 टू 1754। राइट। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। राइट। आगे बढ़ते हैं भाई साहब कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट्रेस। भाई साहब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जब आप लोगों ने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब पुर्तगीज ने अपनी पहली फोर्ट्रेस कहां पे की थी, कोचिन में, ना कि कन्नौर में। कन्नौर में उन्होंने क्या किया था, कन्नौर में उन्होंने अपना फर्स्ट फोर्ट बिल्ड किया था, सॉरी फर्स्ट फोर्ट नहीं, फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री को उन्होंने अपना लगा दिया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, कन्नौर में। बट इसका आंसर क्या है, कोचिन, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहला फोर्ट कहाँ पे उन्होंने डेवलप किया था, कोचिन के एरिया में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1788। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को कहां पर डिफीट किया था, उसने किया था बैटल ऑफ पोलालूर। बैटल ऑफ पोलालूर वाज डन इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, दैट इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान ने क्या किया था, डिफीट किया था, किसको, डिफीटेड आयरेकूट को उसने डिफीट कर दिया था। राइट। इन द बैटल ऑफ पुलालू, पता होना चाहिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, भाई साहब बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम में क्या हुआ था, ये थर्ड जब हमारे पास चल रही थी तब हमारे पास बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम होती है, बट यहाँ पे टीपू सुल्तान डिफीट कर जाता है। राइट।
बट इसका आंसर क्या रहेगा, बैटल ऑफ पोलालुगा रहेगा। अब भाई साहब जब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, तो मेरे को जल्दी से बता दो भाई साहब, इसकी जो ट्रीटी हुई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था। देखो हम लोग बात करते हैं अभी मैसूर वॉर्स की ट्रीटीज के बारे में, राइट। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ कलर, ओके कलर चेंज कर देते हैं भाई साहब, इसका क्या करना है, चलिए रेड कर देते हैं, ओके ओके। तो भाई साहब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था, इन द फर्स्ट मैसूर वॉर में आपके पास जो सबसे पहले ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास आपके पास पहली होती है। उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड मैसूर में, सेकंड मैसूर में आपके पास कौन सी ट्रीटी होती है, आपके पास होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, राइट। उसके बाद जब आपके पास थर्ड ट्रीटी होती है, थर्ड मैसूर वॉर में आपके पास कौन सी होती है, आपके पास होती है भाई साहब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगा पटना, ओके। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अरे यार ये तो भाई साहब बच्चे बच्चे को पता है। देखो पुर्तगीज कब आए थे, पुर्तगीज हमारे पास आए थे 1498 में, राइट। उसके बाद हमारे पास जो डच थे वो कब आते हैं 1602 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स कब आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास 1608 में, राइट। उसके बाद जो फ्रेंच होते हैं वो कब आते हैं 1661 में, राइट। तो भाई साहब इसका सॉरी ओके 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आए थे भाई साहब, सबसे पहले हमारे पास आए थे पुर्तगीज। तो ये लो भाई पुर्तगीज का आंसर आ जाएगा। विद द रेफरेंस टू पौंडीचेरी के बारे में बताओ भाई इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पौंडीचेरी के बारे में आपको चीजें कुछ पता होना चाहिए। देखो क्या चीजें पता होना चाहिए पौंडीचेरी के बारे में, कि भाई साहब यहाँ पे लिख पौंडीचेरी में थोड़ा सा चीजें पढ़ो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पौंडीचेरी का एरिया क्या था, राइट। सो दिस इज द प्यारा 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 भारत, राइट, बड़ा प्यारा भारत है। तो भाई साहब दिस इज द कर्नाटिक एरिया, दिस इज द कर्नाटिक एरिया। ये कौन सा एरिया है, कर्नाटिक एरिया। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी, राइट, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मद्रास, ठीक है। यहाँ पर क्या है मद्रास, यहाँ पर क्या है कर्नाटिक एरिया में ही है। कर्नाटिक एरिया में यहाँ पर क्या है पौंडीचेरी, इस एरिया में क्या है पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी का मद्रास के ऊपर रूल कौन कर रहे हैं, मद्रास के ऊपर रूल कर रही है हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके जी। उसी के साथ पौंडीचेरी में रूल कौन कर रहे हैं, पौंडीचेरी में रूल कर रहे हैं हमारे फ्रेंच। कौन रूल कर रहे हैं, हमारे फ्रेंच, ओके। अब होता क्या है, जब हमारे पास यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, जब हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या होता है कि भाई साहब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश कैप्चर पौंडीचेरी एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास एरिया। तो भाई साहब इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को एंड फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था मद्रास को। अब होता क्या है, बट सबसे पहले पौंडीचेरी को डिस्कवर कौन करता है, पौंडीचेरी को जो मेन होता है सबसे पहले पुर्तगीज करते हैं भाई साहब, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पौंडीचेरी के बाद मेन सेंटर किनका होता है, फ्रेंच का होता है। बट पौंडीचेरी के बाद डच जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौंडीचेरी को अवेल करते हैं, राइट। पौंडीचेरी को अपने एरिया में कैप्चर कर लेते हैं। अब आप लोगों ने चीज पढ़ी होगी ट्रीटी ऑफ राइसेक। ट्रीटी ऑफ राइसेक में सीन हुआ था पौंडीचेरी का, राइट। अब उसके बाद क्या फ्रेंच, राइट। अब इसका मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं भाई सब प्यार से। उन्होंने बोला फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई इंडिया पौंडीचेरी वर द पुर्तगीज, एकदम सही भाई। सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, नहीं भाई साहब डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या है, डच आएगा। थर्ड द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, अरे भाई साहब अभी तो बताया कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, कि हमारे पास फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले होती है एंड यहाँ पे बैटल ऑफ सेंट थॉम होती है एंड इन दैट एरिया में क्या होता है, हमारे पास इंग्लिश क्या कर लेते हैं, कैप्चर करते हैं किसको, पौंडीचेरी को। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, अरे भाई साहब देखो, अब भाई साहब देखो बैटल ऑफ प्लासी का सीन बैठता क्या है। बैटल ऑफ प्लासी में होता क्या है कि एक तरफ होता है सिराजुद्दौला। अब आप लोगों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा होगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी में के बाद क्या होता है, बैटल ऑफ हमारे पास प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी हमारी कब होती है, 1757 में हमारी बैटल ऑफ प्लासी होती है। अब भाई साहब बैटल ऑफ प्लासी के में होता क्या है, इनका एक मेन कमांडर होता है, आर्मी कमांडर, जिसका नाम होता है मीर जफर। मीर जफर क्या होता है, ड्यूरिंग द वॉर वो विड्रॉ कर जाता है एंड हमारा कौन जीता है, एट द टाइम पे सिराजुद्दौला के पास 20,000 की आर्मी थी एंड रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 2,000 आर्मी के साथ आया था।
एक तरफ 20,000 की आर्मी, एक तरफ 2,000 की आर्मी, भाई वो तो वैसे जी जाते। बट जब मीर जफर ने क्या किया, अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया, तो सिराजुद्दौला के पास सिर्फ 2,000 की आर्मी बच गई और वो बहुत बैडली हार गया। तो सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। ओके, बैटल ऑफ बक्सर भाई काजिम के, बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो हमारी हुई थी मीर काजिम के बीच में हुई थी। मीर काजिम प्लस, और यहाँ पे देखो आप लोगों में एक चीज बताता हूँ अभी यहीं पे, आगे नहीं बताऊंगा फिर बोल रहा हूँ। ओके, डिस्कस करेंगे भाई। अभी हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ओके, अब भाई साहब देखो बैटल ऑफ बक्सर का सीन बैठा गया था। बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में होती है? बैटल ऑफ बक्सर होती है हमारे पास मीर कासिम प्लस अवध का जो नवाब था शौजदौल्ला, राइट, प्लस शाह आलम सेकंड। इनके बीच में इनकी क्या होती है, वसीस किन के विरुद्ध होती है? वसीस ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है एंड बैटल ऑफ बक्सर ये लोग हार जाते हैं। वैंडी वॉश, बैटल ऑफ वैंडी वॉश, भाई साहब बैटल ऑफ वैंडी वॉश एकदम अलग है। बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो है हमारी वो एकदम सीन अलग है, मुंगेर भी अलग है। तो इसका आंसर, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। In which governor's tenure Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha was granted to East India Company by Emperor Shah Alam? भाई साहब अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद होती है हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर में हमारे पास एक ट्रीटी होती है। हमारे पास क्या होती है? एक ट्रीटी होती है जिसका नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो जनों के बीच में होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वन, ये किसके बीच में होती है? ये होती है शाहजोदौला, शाहजोदौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड होती है, सेकंड किसके बीच में होती है? शाह आलम सेकंड वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट। ये दो हमारे पास क्या होती है? ट्रीटीज होती है। ओके, उन्होंने क्या बोला था? दीवानी राइट्स। अब होता है क्या है कि जब शाह आलम सेकंड के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें क्या वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई साहब हमें पूरा का पूरा एरिया बिहार का, बंगाल का एंड उड़ीसा का हमें क्या चाहिए? हमें वो लीज पे चाहिए। लीज पे नहीं, मतलब हमें वो कैसे दीवानी राइट्स उसके चाहिए, राइट। और इसी वजह से वहाँ पे क्या आता है? परमानेंट सेटलमेंट आती है, रेतवाड़ी आती है, मालवाड़ीज आती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। द किंगडम ऑफ रणजीत सिंह इंक्लूडेड श्रीनगर। भाई साहब आप लोगों को पता ना चाहिए कि रणजीत सिंह ने किया क्या था? रणजीत सिंह ने 1799, मैं फिर से लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग देख सकते हैं एक बार, राइट। 1799 कलर चेंज, ओके कलर चेंज कर देते हैं भाई साहब। 1799 में उसने लाहौर को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उसने एग्जैक्टली 1810 क्या किया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया था किसके साथ? विद लॉर्ड मिंटो, ठीक है जी। तो उसके इसके एरिया कौन कौन से थे? रणजीत सिंह के किंगडम के एरिया क्या थे? लाहौर था, जम्मू था, श्रीनगर था, राइट। तो इसका आपके पास आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वाज? भाई साहब देखो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हुगली रिवर के बारे में, जिसमें मैंने बताया था हुगली रिवर में क्या सीन था? पायरेसी बहुत ज्यादा थी। अब थोड़ी सी कहानी को पढ़ना, कहानी के ट्विस्ट वाइज पढ़ना। अब देखो भाई साहब हुआ क्या था कि पुर्तगीज क्या करते हैं? हमारी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है कहाँ पर? वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं हुगली के ऊपर। अब भाई साहब हुगली में क्या करते हैं? वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसीज करते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा स्लेव सिस्टम होता है। स्लेव सिस्टम कैसे? भाई साहब जो शाहजहां था ना, शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल तक बना दिया था। अब अगर उसकी बीवी बोलेगी कि मेरे को ये चाहिए, वो देगा ना? हाँ वो ऑब्वियसली दे देगा। अब हुआ क्या था कि शाहजहां की जो बीवी थी, जो उसकी बीवी थी, तो उसने उसके जो स्लेव थे, दो रानी, उसके जो दो स्लेव थे, उनको पुर्तगीज ने अपने कैप्चर कर लिया था, राइट। तो एट दैट टाइम पे पुर्तगीज बहुत रेप करते थे एंड वुमेन इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा था, राइट। तो होता क्या है कि यार जब शाहजहां को पता लगता है कि ये लोग ब्रूटल स्लेव करते हैं, मतलब ऐसे कैदी बना लेते हैं लोगों को, तो वो क्या करता है? शाहजहां एट दैट टाइम पे बंगाल के गवर्नर को भेजता है वहाँ पे और उसको बोलता है कि इनको मार दो। तो एट दैट टाइम पे वो 400 प्रिजनर बनाता है, किनको? पुर्तगीज को, राइट। और वो वहाँ पे स्लेव सिस्टम को खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब 48। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? अरे हाँ, इट्स आंसर इज जॉब चारनॉक।
भाई साहब आप लोगों को दो चीजें पता है जॉब चार्नॉक के बारे में। अब हुआ क्या था कि जॉब चार्नॉक के पीरियड में कि भाई साहब ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जॉब चार्नॉक एट द अराउंड 1690 फिर से करेंगे 1690। अब 1690 में क्या हुआ था, 1690 में जॉब चार्नॉक। ओके, अब भाई साहब देखो चीजें बैठी क्या थी। ये सीन हुआ था कि भाई साहब जो मुगल एम्परर थे एट दैट टाइम औरंगजेब था, एट दैट टाइम औरंगजेब वाज द मुगल एम्परर। तो औरंगजेब जब मुगल एम्परर था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ट्राइड टू कैप्चर ब्रिटिशर्स ट्राई टू कैप्चर हुगली हुगली रिवर। और भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, औरंगजेब इनको भगा भगा के मारता है, औरंगजेब इनको भगा भगा के मारता है, बहुत ज्यादा मारता है भाई, भगा भगा के। तो और औरंगजेब इनके सारे सारे दिवानी राइट्स खत्म कर देता है। बट भाई जॉब चार्नॉक कभी औरंगजेब लात पकड़ते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं और उनको मनाते हैं कि भाई साहब हमें ट्रेडिंग राइट्स वापस से दे दो, तो इनको वापस से ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो भाई साहब जॉब चार्नॉक ने क्या किया था, जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता को फाइंड किया था एंड उसने उसके साथ साथ उसने क्या किया था, ये कुछ किया था। ओके आगे बढ़ते हैं। In the Anglo-Afghan War in the 19th century were influenced by the fear of whose expansion towards India? रशिया यार। ओके अब हुआ क्या था, देखो समझो चीज़ों को। भाई साहब 1838 के अराउंड, 1838 और 239 के अराउंड। ओके अब हुआ क्या था कि यार फॉर एग्जांपल दिस इज द प्यारा प्यारा भारत। ड्राइंग पे मत जाना भाई साहब, पहले बोल रहा हूँ, ये हमारा प्यारा भारत है, राइट। दिस इज अ नल्ला पाकिस्तान और यहाँ पे एरिया पे क्या है, अफगानिस्तान। अब भाई साहब अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि भाई जब भी नेपोलियन का वॉर था, जब भी नेपोलियन वॉर करता, जब नेपोलियन हमारे भारत में आता था वो अफगानिस्तान एंड पंजाब के एरिया से ही आता। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या था, रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, कौन से एरिया में, अफगानिस्तान के एरिया में। तो उस एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए, रशिया के एक्सपेंशन को थोड़ा डिक्रीज करने के लिए अफगानिस्तान ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अफगानिस्तान में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में जाते हैं और वहाँ पे वो जीत भी जाते हैं। तो भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बार चीज़ों को रब कर देते हैं राइट प्रॉपरली, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। बाकी भाई साहब अगर तब तक के लिए अगर किसी ने मेरी कोई भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई साहब, अगर आप लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है तो बेसिक एनसीईआरटी की एंशिएंट फुल अवेलेबल है, फुल पॉलिटी आप लोगों को अवेलेबल है, राइट। आप लोग उनको देख सकते हैं। अलॉन्ग विद डैट कई ब्रॉडकास्ट किए गए हैं कि भाई साहब जो बंदे ने ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, आप उनकी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो एक एक बार, राइट, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी। और मैंने एनडीए एंड सीडीएस की स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, वो आप लोग एक बार रेफर कर लो भाई साहब, उसके बाहर पेपर तो आता ही नहीं है। जो स्ट्रेटेजी बताइए वही फॉलो करना, पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि खुद निकाला यार 3-4 बार, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of British in India was Battle of Buxar. भाई साहब this is previous year questions, right? Okay, the serious है PYQs, right? Okay, यहाँ पर क्या सीन है, Battle of Buxar provided the key to the English to establish their rule in India. एकदम सही। अरे क्या बोल रहे थे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंक्लूडेड इन 1765 enabled the British to establish their rule in Bengal. Yes भाई साहब, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो जब हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1 and 2। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज डन विद अवध रूलर शाहजूदौला। उसके बीच में वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको कारा एंड इलाहाबाद आपको मुगल एम्पर को देना पड़ेगा। सेकंड आपको बनारस का पोजेशन किसको देना पड़ेगा, बनारस के राजा को देना पड़ेगा। थर्ड आपको 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में होती है, मुगल एम्पर के बीच में होती है। मुगल एम्पर के बीच में वो बोलते हैं कि हम आप हमको दीवानी राइट्स दे दो, किसके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। सो इन दिस वे दिस इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, एकदम सिंपल एंड सोबर। कलर चेंज डन भाई, कर लिया कलर चेंज। आगे बढ़ते हैं जॉब चार्नॉक। भाई साहब बता चुका हूँ जॉब चार्नॉक के बारे में, देखो डिस्कस करो। जब जॉब चार्नॉक के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, कलकत्ता को फॉर्म करता है कलकत्ता, एकदम सही। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट नियर फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। अरे नहीं यार, अरे भाई साहब ये कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, ना कि फ्रेंच, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे डिस्कस करते हैं भाई साहब आर्कट के बारे में। देखो आर्कॉट के बारे में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल में, तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, राइट। अभी तक के लिए आपको पता नहीं चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके
आगे बात करते हैं, सियार उल मुखर्जी विद बैटल ऑफ प्लासी 1757। भाई साहब ये जो गुलाम हुसैन होती है, गुलाम हुसैन जो होता है, ये टोटल 3 किताबें लिखता है, 3 वॉल्यूम्स की, राइट, 3 वॉल्यूम्स की 3 किताबें लिखता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जिक्र करता है, राइट। उसके बाद अफगानिस्तान, अरे बता चुका हूँ भाई साहब कि अफगानिस्तान के एरिया में 1838 के टाइम पीरियड में जब वो बैटल लड़ते हैं, इंडो अफगान वॉर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो अफगानिस्तान को, उनको थ्रेट होता है कि अफगानिस्तान की रिलेशन गुड बन रहे हैं किसके साथ, रशिया के साथ। तो उन रिलेशंस को वीक करने के लिए वो क्या करते हैं, अफगानिस्तान में वॉर करते हैं। अगला क्या है, दस्तक। अरे भाई साहब, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ अ दस्तक, ओके। अब देखो भाई, दस्तक का क्या सीन क्या बैठा था, वो पढ़ते हैं पहले। दस्तक का सीन क्या था, 1713 से लेकर 1719 तक जो दस्तक था, वो उसका रूल कौन था, मुगल एम्पायर का, वो था फारूक शाह। तो दस्तक का ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन रूल कर रहा था, 1717 में फारूक शाह ने एक रॉयल फरमान दे देता है किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती है, इशू दस्तक को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू कर देती है, ओके। एंड ये दस्तक था क्या, दस्तक असल में था ट्रेड परमिट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओके। आगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। भाई साहब, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में अभी पढ़े। देखो भाई साहब, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में सीन बैठा क्या था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हमारे पास कुछ ट्रीटीज हुई थी। सबसे पहले ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत किसने की थी, रघुनाथ राव ने। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कौन करता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर करता है नाना फडणवीस एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट भाई साहब, ये ट्रीटी को उल्लंघन कौन करता है, मराठा उल्लंघन करते हैं, नाना फडणवीस उल्लंघन कर देते हैं। उसके बाद वाड़ा गांव की ट्रीटी होती है, बट ये भी ट्रीटी नहीं फोरकास्ट कर पाती। लास्ट पे ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, जिसमें पूरा का पूरा कंक्लूड पीस मिल जाता है इन लोगों को, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई, ओके। आगे डिस्कस करेंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट, दिस इज सीएपीएफ क्वेश्चंस, ओके। इसमें क्या था, इट वाज साइंड इन द ईयर 1765, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एकदम सही भाई, डिस्कस कर चुके हैं। द मुगल एम्पायर बाय फरमान ऑफ रॉयल दीवानी ऑफ बंगाल बाई, यस। अवध वाज रिस्टोर्ड, यस ये भी सही है। बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वर डिटैच्ड फ्रॉम अवध। अरे भाई साहब, बता चुका हूँ, बनारस का पोजेशन किसको दिया गया था, बनारस के राजा को, ना कि शाह आलम सेकंड को। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। आगे बढ़ते, आगे क्या, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनन्स एंड अथॉरिटेटिव, यस ये सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को संस्कृत पढ़नी आती नहीं थी, तो वो क्या करते, पंडित एंड मौलवीज का यूज करते थे। अनदर क्या बोल रहा है, ब्रिटिश कॉडिफाइड द हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज इन इंडियन। अरे नहीं भाई साहब, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ हमारे वो 18th सेंचुरी में करते हैं, ना कि 17th सेंचुरी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 2 इज फॉल्स। अनदर थिंग, आगे चीजें क्या बोल रही है हमारे पास कि भाई साहब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर्स डिक्लाइंड आफ्टर मिड सेंचुरी। भाई साहब, इसका आंसर क्या रहेगा, आपके पास ढाका आ जाएगा, ओके। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं भाई साहब क्वेश्चंस को। एक बार मैं इन चीज़ों को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी एक बार अटेम्प्ट कर पाओ इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, राइट, और आप लोगों की भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, राइट, ओके। चलिए, ओके, अभी हम लोग बात करते हैं भाई साहब, यहां पर उन्होंने बोला है अवध। अब भाई साहब देखो, अवध की कहानी क्या थी, जब आप लोगों ने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा होगा, तो इन द 1857 रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, जो नवाब जो क्या हुआ था, अवध को मिस गवर्नेंस के कारण 1856 में उसको हटा दिया गया था। एट दैट टाइम की उनका जो मेन किंग था, उसका नाम क्या था, नवाब वाजिद अली शाह, उसको डिथ्रोन कर दिया गया था, राइट। एंड ड्यू टू द मिस गवर्नेंस का सीन क्या था, क्योंकि भाई जब भाई साहब वहां पे क्या था, रेबेलियस चीफ थे, तौलकदार। भाई साहब 21,000 तौलकदार की वजह से अवध को मिस गवर्नेंस के थ्रू कर दिया गया था, एंड नवाब वाजिद अली शाह को रिमूव कर दिया गया था। अब भाई साहब, इसकी बेगम का नाम क्या, जल्दी बताओ, इसकी बेगम का नाम क्या है, इसकी बेगम का नाम है बेगम। क्या नाम है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताएंगे। नवाब वाजिद अली शाह की जो एक पत्नी थी, उसका नाम क्या था, बेगम हजरत महल। क्या नाम था, बेगम हजरत महल। वही जो